नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ओलिवर वेंडल होम्स की एक बहुत ही मजेदार कविता है, द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। नमस्ते। और ये खास तौर पर महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए है जो 2025 की अपनी अंग्रेजी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस कविता को पूरी तरह से समझना, मतलब इसके शीर्षक के मतलब से लेकर हर एक पंक्ति के अर्थ तक। और हम इसके साहित्यिक पहलुओं पर भी बात करेंगे, जैसे कि राइम स्कीम और फिगर्स ऑफ स्पीच, और हाँ, परीक्षा में आने वाले सवालों पर भी। तो चलिए इस हास्य की पराकाष्ठा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जैसा आपने कहा, शीर्षक को समझना बहुत जरूरी है। द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। हाँ, रिडिकुलस का मतलब हुआ कुछ ऐसा जो बहुत ही बेतुका हो, जिस पर हंसी आए। सही है। और हाइट का मतलब है चरम सीमा या पराकाष्ठा। तो शीर्षक का सीधा मतलब हुआ हास्य की पराकाष्ठा या फिर अत्यधिक बेतुकापन। एकदम। ये कविता इसी एक विचार पर आधारित है कि क्या कोई चीज इतनी सादा मजेदार हो सकती है कि उसका नतीजा भी मतलब अजीब हो जाए। दिलचस्प है। चलिए पहले स्टैंजा से ही शुरू करते हैं। आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम in wondrous merry mood, and thought, as usual, men would say they were exceeding good. तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज में कुछ पंक्तियां लिखी और उन्हें लगा कि हमेशा की तरह लोग कहेंगे कि ये पंक्तियां बहुत अच्छी हैं। हाँ, ये बहुत ही सरल शुरुआत है। कवि अपनी लिखने की कला से काफी खुश और आत्मविश्वासी लग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आता है दूसरा स्टैंजा, जहां से मुझे लगता है असल मजा शुरू होता है। हाँ। They were so queer, so very queer. I laughed as I would die, albeit in the general way, a sober man am I. वो कहते हैं कि वो पंक्तियां इतनी अजीब थीं, इतनी ज्यादा अजीब थीं कि उन्हें पढ़कर वो हंसते हंसते मरने वाले थे, जबकि आमतौर पर वो एक बहुत ही गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं। हाँ, यहाँ क्वियर का मतलब है अजीब या विचित्र। इसमें जो बात ध्यान देने वाली है वो है अतिशोक्ति, या जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोबली कहते हैं। अच्छा। कोई भी हंसते हंसते मर नहीं जाता है ना। कभी अपने काम के हास्यपूर्ण प्रभाव को बस बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, और ये उनके गंभीर स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, जो इस स्थिति को और भी मजेदार बना देता है। सही बात है। आगे कवि अपने नौकर को बुलाते हैं। आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम. How kind it was of him to mind a slender man like me, he of the mighty limb. यहाँ कवि अपने नौकर को बुलाते हैं जो कि एक दुबले पतले आदमी की सेवा करता है, जबकि वो खुद मजबूत कदकाठी का है। और फिर वो कहते हैं, These to the printer, I exclaimed, and in my humorous way, I added as a trifling jest, they'll be the devil to pay. मतलब वो उसे कविता प्रिंटर के पास ले जाने के लिए कहते हैं और मजाक में कहते हैं कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। बिल्कुल। They'll be the devil to pay एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन यहाँ कवि इसे एक छोटे मोटे मजाक, एक ट्राइफलिंग जेस्ट के तौर पर कह रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनका मजाक सच होने वाला है। और अब आता है कविता का सबसे हास्यप्रद हिस्सा, नौकर की प्रतिक्रिया। हाँ, यहाँ से चीजें तेजी से बदलती हैं। He took the paper and I watched and saw him peep within. At the first line he read, his face was all upon the grin. तो पहली लाइन पर वो सिर्फ मुस्कुराया। हाँ, बस एक मुस्कान। फिर he read the next, the grin grew broad and shot from ear to ear. He read the next, a chuckling noise I now began to hear. तो मुस्कान चौड़ी हो गई, कानों तक पहुंच गई, और फिर एक दबी हुई हंसी सुनाई देने लगी। और इसके बाद तो मतलब हद ही हो जाती है। The fourth he broke into a roar. The fifth, his waistband split. The sixth, he burst 5 buttons and tumbled in a fit. ये तो कमाल है ना? चौथी लाइन पर वो दहाड़ मारकर हंसा, पांचवी पर उसकी पैंट का कमरबंद टूट गया, छठी पर उसके 5 बटन टूट गए, और आखिरकार वो हंसते हंसते बेहोश होकर गिर पड़ा। ये हास्य का एक बेहतरीन उदाहरण है जो धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। एक छोटी सी मुस्कान से लेकर बेहोश होकर गिरने तक का सफर ही इस कविता के शीर्षक द हाइट ऑफ द रिडिकुलस को सही साबित करता है। और ये सब हाइपरबोली ही है ना? बिल्कुल। ये सब हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति का एक शानदार इस्तेमाल है। और कविता का अंत भी उतना ही नाटकीय है। 10 days and nights with sleepless eye, I watched that wretched man, and since I never dare to write as funny as I can.
कवि कहते हैं कि उन्होंने 10 दिन और रात बिना सोए उस बेचारे रेचेड आदमी की देखभाल की, और उस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी भी इतनी मजेदार कविता लिखने की हिम्मत नहीं की जितनी वो लिख सकते थे। और यही कविता का निष्कर्ष है। कवि को अपनी मजेदार लिखने की क्षमता के अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणाम का एहसास होता है, इसलिए वो भविष्य में ऐसा करने से तौबा कर लेते हैं। ये अंत भी अपने आप में एक मजाक ही है। बिल्कुल। चलिए अब इसे परीक्षा के नजरिए से देखते हैं। 10वीं के छात्रों को अप्रिसिएशन का एक सवाल आता है, उसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अप्रिसिएशन के लिए इन 5 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है टाइटल, द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। सही। दूसरा है पोएट यानी कवि, ओलिवर वेंडल होम्स। ठीक है। तीसरा, और ये थोड़ा टेक्निकल है, राइम स्कीम यानी तुकबंदी योजना। कविता की हर स्टैंजा की दूसरी और चौथी पंक्ति तुकबंदी में है। जैसे पहले स्टैंजा में मूड और गुड। अच्छा, तो इसकी राइम स्कीम हुई ABCB। महत्वपूर्ण बिंदु है फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। इसमें तो सबसे प्रमुख हाइपरबोले ही होगा। बिल्कुल, सबसे प्रमुख अलंकार हाइपरबोले ही है। उदाहरण के लिए आई लाफ्ड एज आई वुड डाई, या फिर नौकर का वो पूरा रिएक्शन। इसके अलावा एलिट्रेशन भी है, जैसे वंडरस मैरी मूड में म की ध्वनि। हाँ। और ओनोमोटोपिया भी है, जैसे चकलिंग नॉइज और रोअर। ये ध्वनि सूचक शब्द हैं। सही है। और पांचवा बिंदु? पांचवा बिंदु है थीम या सेंट्रल आइडिया, मतलब कविता का मुख्य विचार। तो इसका मुख्य विचार क्या लिखेंगे? इसका मुख्य विचार यह है कि हास्य या मजाक का प्रभाव बहुत शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकता है। कवि एक साधारण सी घटना को बड़ा चढ़ाकर ये दिखाते हैं कि कैसे एक मजेदार कविता किसी पर शारीरिक रूप से भी असर कर सकती है। अच्छा, तो ये 5 बिंदु याद रखने हैं: टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और थीम। जी हाँ। और 2025 के बोर्ड परीक्षा में इस कविता से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं? देखिए, कई तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल, किसी भी स्टैंजा पर आधारित, जैसे व्हाट वाज द पोएट्स मूड व्हेन ही रोट द पोएम, या डिस्क्राइब द सर्वेंट्स रिएक्शन इन स्टेजेस। ठीक है। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आ सकता है। कोई पंक्ति देकर पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार इस्तेमाल हुआ है, खासकर हाइपरबोली। और वो पर्सनल रिस्पॉन्स वाले सवाल। हाँ, पर्सनल रिस्पॉन्स, जैसे डू यू थिंक द पोएट टुक द राइट डिसीजन ऑफ नॉट राइटिंग फनी पोएम्स अगेन, जस्टिफाई योर आंसर। इस तरह के सवालों में छात्रों को अपनी राय देनी होती है। और अप्रिसिएशन का सवाल तो पक्का ही होता है। हाँ, अप्रिसिएशन का सवाल तो आता ही है, जिसमें वो 5 बिंदु लिखने होते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की। बहुत बढ़िया। तो आज हमने ओलिवर वेंडल होम्स की कविता द हाइट ऑफ द रिडिकुलस को काफी गहराई से समझा। हमने देखा कि ये कैसे हास्य और अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करके एक मजेदार कहानी सुनाती है। के वो 5 बिंदु याद रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा, ये कविता मजाकिया तौर पर लिखी गई है, लेकिन ये हमें कला और रचनात्मकता की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मतलब, क्या शब्दों में सच में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी पर शारीरिक असर डाल दें? शायद नहीं, लेकिन कल्पना करना दिलचस्प है। हाँ, शायद असल में नहीं, लेकिन ये कल्पना करना दिलचस्प है कि हमारे रचनाओं का, हमारे लिखे हुए का दूसरों पर क्या अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है।